बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का हमारा चैप्टर है क्वेश्चनिंग ऑफ FIR, यानी कि अगर हम पे कोई झूठी या फॉल्स FIR का इंदराज हो जाए तो हम उससे किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या उसको किस तरह से कैंसिल किया जा सकता है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, अगर हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई फॉल्स और झूठी FIR का इंदराज हो जाए तो हमारे पास कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनके ज़रिए से हम इस झूठी FIR से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास हाई कोर्ट की सूरत में, मजिस्ट्रेट साहब की सूरत में या पुलिस ऑफिशियल यानी तफ्तीशी साहब की सूरत में हमारे पास रेमेडीज़ मौजूद होती हैं। अब हम क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम इन रेमेडीज़ को किस तरह से अवेल कर सकते हैं। तो अब हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर ये झूठी और फॉल्स FIR दर्ज क्यों करवाता है। तो इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकती हैं जिसकी वजह से एक बंदा दूसरे बंदे पे FIR का इंदराज करवाता है। तो इसमें ज़ाती रंजिश हो सकती है, नफरत, बुग़्ज़, कीना, ज़ात बरादरी या सियासत वगैरह कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हम इससे ये फॉल्स FIR से छुटकारा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले इस सब का इन्हिसार होता है पुलिस चलान के ऊपर। अगर पुलिस वाले चलान जो है वो अदालत में जमा करवा दें तो उससे पहले हमारा तरीक़ेकार और होता है ये FIR को कैंसिल करवाने का। अगर चलान जमा हो जाए तो फिर हमारा तरीक़ेकार और होता है। अब पहले हम चेक करते हैं कि अगर पुलिस ऑफिशियल्स अपना जो पुलिस चलान है वो अदालत में जमा नहीं करवाते तो उससे पहले हमारे पास कौन सी रेमेडी होती है। तो उससे पहले हमारे पास एक हाई कोर्ट की सूरत में रेमेडी होती है। फ़र्ज़ किया हमें पता चलता है कि किसी बंदे ने हम पे FIR करवा दिया और वो बिल्कुल झूठी FIR का इंदराज हो चुका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेशन कोर्ट जाएंगे, वहाँ से प्री अरेस्ट बेल क्या करेंगे, अवेल करेंगे, यानी कि जैसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, कबल अज गिरफ्तारी ज़मानत। तो सबसे पहले हम वहाँ पे जाके कबल अज गिरफ्तारी ज़मानत लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR की एक रिट 199 आर्टिकल के तहत हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे। अब देखें, हर FIR को लेके हम क्वेश्चनिंग में नहीं जा सकते। अगर हमने क्वेश्चनिंग ऑफ FIR की रिट फाइल करनी है तो हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए जिसके जरिए से कोर्ट अंडरस्टैंड कर सके वाकई ही ये FIR क्या झूठी है। जैसे मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। जैसे एक कोर्ट मैरिज है, यानी एक लड़का और लड़की घर से भाग के शादी करते हैं। लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ घर से भागती है, फिर वो जाके क्या कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। अब लड़की के घर वालों को जब पता चलता है तो लड़की के घर वाले लड़के के ऊपर अगवा की FIR का इंदराज करवा देते हैं। अब जब लड़के को पता चलता है कि लड़की के घर वाले ने मुझ पे FIR करवा दिया तो वो क्या करता है कि वो हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग ऑफ FIR के अंदर जाता है, वो वहाँ पे रिट फाइल करता है। तो वहाँ पे जज साहब के सामने लड़की को क्या करवा देता है, प्रोड्यूस करवा देता है। अब लड़की वहाँ पे जाके कहती है कि सर ये जो FIR है ये मेरी ज़ात से रिलेटेड है, तो मैंने अपनी आज़ाद मर्जी के साथ इस बंदे के साथ या इस लड़के के साथ क्या की है, शादी की है। तो जब जज साहब ये देखते हैं कि भाई FIR के अंदर जो लड़की अगवा है वो आके बयान दे रही है कि भाई ये लड़के के साथ वो अपनी मर्जी से गई है, तो इस तरह से वो ऑर्डर कर देते हैं क्वेश्चनिंग ऑफ FIR के कैंसिल का। खैर, ये थी हमारे पास कि हम हाई कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR की रिट फाइल कर सकते हैं। अब अगर यानी कि एक FIR होती है तो 14 दिन के बाद और 3 दिन उसका ग्रेस टाइम होता है, यानी 17 दिन के बाद क्या करते हैं कि पुलिस ऑफिशियल चलान जमा करवा देते हैं अदालत के अंदर। अब जब चलान अदालत के अंदर जमा हो जाता है उसके बाद हम हाई कोर्ट रिट में नहीं जा सकते। वजह यह है कि हमारे पास एक अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है। अगर कहीं पे भी अल्टरनेट रेमेडी मौजूद हो तो क्लियर कट हाई कोर्ट की वो है इंस्ट्रक्शन है कि हमारे ऊपर बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, जो रेमेडी है या मुतलका फोरम है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती उसके बाद प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारे पास आओ। तो खैर, अब चलान जब नीचे लोअर कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट साहब के पास जमा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मजिस्ट्रेट के साहब के पास 249A ऑफ CRPC के एक एप्लीकेशन देते हैं। उसके अंदर जो हमारे पास ग्राउंड होती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि भाई ये FIR हम पे क्या हुई है, बिल्कुल झूठी FIR का इंदराज हुआ है, तो हम वो ग्राउंड के तहत 249A की एक एप्लीकेशन देते हैं और मजिस्ट्रेट साहब दोनों पार्टियों को सुनते हैं और उसके बाद प्री मैच्योर इक्विट कर देते हैं, यानी कि वो ट्रायल शुरू होने से पहले हमें क्या कर देते हैं, इक्विट कर देते हैं। अब अगर ये चलान सेशन जज साहब के पास या सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायलेबल हो
तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, 265 के ऑफ सीआरपीसी के एक एप्लीकेशन एएसजे साहब को देते हैं। एएसजे साहब भी सेम तरीके से दोनों पार्टीज को सुनते हैं, उसके बाद हमें क्या कर देते हैं, प्री मैच्योर इक्वेट कर देते हैं। हमारे पास एक और रेमेडी है 561A की सूरत में हाई कोर्ट के पास हम क्या कर सकते हैं, एक रिट फाइल कर सकते हैं। खैर ये थी हमारी एक अगर चलान जमा होने से पहले की रेमेडी और चलान जमा होने के बाद की रेमेडी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि इखराज रिपोर्ट यानी कि जिसे कैंसलेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो पुलिस रूल 1934, इस रूल के अंदर पुलिस वालों के पास ये इख्तियार हासिल है कि जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस वाले देखें कि भाई इस तरह का कोई वकूआ ही नहीं हुआ या ये बंदा इनोसेंट है, तो वो या तो उस बंदे को डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर वो क्या करेंगे, इखराज रिपोर्ट बनाएंगे और मुतलका इलाके को जो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के पास क्या कर देंगे, उसको भेज देंगे इखराज रिपोर्ट को। अब जब वो उनके पास मजिस्ट्रेट साहब के पास इखराज रिपोर्ट आएगी तो वो मुद्दई को क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, मुद्दई की आगे बात सुनेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, इसको ऑर्डर कर देंगे कि इस एफआईआर को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पुलिस वाले एक दफ़ा एफआईआर के इंदराज के बाद इनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं होता कि वो खुद से एफआईआर को क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें, लेकिन ये सिर्फ मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के ऑर्डर से ही किसी एफआईआर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 रेमेडीज जिनको हम अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये डिक्लेयर हो जाए कि एफआईआर झूठी थी, तो जिस बंदे ने एफआईआर का इंदराज किया यानी कि जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर किसी ना किस्म की पेनल्टी तो डलनी चाहिए ना, क्योंकि उसने ना सिर्फ इस बंदे को जलील किया बल्कि उसने कोर्ट का टाइम का ज़या किया और उसके अलावा जो पुलिस ऑफिशियल हैं उनका कीमती वक्त भी उसने क्या किया, ज़ाया किया। इसके तहत इस बंदे के ऊपर क्या होता है, 182 पीपीसी की क्या होती है, कार्रवाई। उसको आम जुबान में या पुलिस की जुबान में हम क्या कहते हैं, कलंदरा का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। कार्रवाई के अंदर ये होता है कि भाई अगर ये बंदा एक ऐसी एफआईआर का इंदराज करवाए जिसमें ऑफेंस जो लगा हुआ है उसकी जो सजा है वो सजाए मौत हो, तो सजाए मौत की सूरत में इस बंदे को जो पेनल्टी पड़ती है वो है 7 साल। अगर उस एफआईआर के अंदर एक ऐसे ऑफेंस का एडिशन हो यानी कि एक ऐसा ऑफेंस लगा हो जिसकी सजा हो उम्र कैद, तो इस उम्र कैद के एवज इस मुद्दई को क्या ये कंप्लेनेंट को क्या होगा, 5 साल की सजा होगी। अब इसके अलावा यानी कि अगर ना कोई सजाए मौत की कोई ऑफेंस हो, ना उम्र कैद का ऑफेंस हो, कोई और ऑफेंस हो, तो उसमें जो मैक्सिमम जो उसकी सजा उसमें मुतय्यन हो पीपीसी के अंदर, तो उस मैक्सिमम सजा का 1/4 इसको क्या पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी जो मजिस्ट्रेट साहब लोग करेंगे, या इसके एवज इसको जुर्माना भी हो सकता है। खैर यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक और चीज बताता चलूं कि अगर किसी बंदे के ऊपर 182 की कार्रवाई हो जाए तो वो बंदा क्या कर सकता है, ना वो निगरानी कर सकता है ना वो अपील कर सकता है, उसके पास सिर्फ एक फोरम है या एक रेमेडी मौजूद है, वो सीधा हाई कोर्ट के अंदर 561A के अंदर जाएगा और जाके क्या कर देगा, रिट पिटीशन फाइल कर देगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर ये जो कंप्लेनेंट है ये सच्चा हो, वकूआ बिल्कुल ठीक हुआ हो, यानी कि इसने कोई झूठी एफआईआर को लॉन्च ना करवाया हो और पुलिस वाले क्या करें, मैनेज्ड हो और वो जानबूझ के क्या करें, इखराज रिपोर्ट भेजें मुतलका मजिस्ट्रेट के पास। अब इस बंदे को ये एप्रीहेंशन हो कि एक तो इसकी एफआईआर का कैंसिल हो जाएगी, दूसरी ये कि इसके ऊपर 182 पीपीसी की कार्रवाई भी हो जाएगी, तो फिर ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट इस्तगासा फाइल करेगा सेम कोर्ट के अंदर। जब ये इस्तगासा फाइल करेगा तो एक तो वो इखराज रिपोर्ट की प्रोसीडिंग रुक जाएगी, दूसरी 182 की जो प्रोसीडिंग है वो इसके अगेंस्ट नहीं होगी। खैर अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है कि आजकल हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एफआईआर का इंदराज झूठा हो जाता है। अब हर एफआईआर के अंदर कोई ना कोई गवाह भी मौजूद होते हैं, तो उन गवाहों के ऊपर भी 192 और 193 ऑफ सीआरपीसी के तहत क्या होती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और कई मामलात ऐसे होते हैं जिनमें उन गवाहों को उम्र कैद भी सजा हो सकती है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पैदा हो सकता है, वो ये है कि अगर तो पुलिस ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हो, कोई अल्टीरियर मोटिव उसके तहत पुलिस ऑफिशियल ने एफआईआर का इंदराज खुद से किया हो, यानी कि उसको पता हो कि भाई ये वकूआ नहीं हुआ और ये बिल्कुल एफआईआर झूठी है, लेकिन फिर भी वो एफआईआर कर दे, तो इस सूरत में जो पुलिस ऑफिशियल हैं उनके अगेंस्ट ना सिर्फ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी बल्कि लीगल जो वो एक्शन है उसमें 155C के तहत उसके ऊपर क्या होगी, एफआईआर का इंदराज होगा।
अब डिपार्टमेंटल कार्रवाई से क्या मुराद है, या तो उसको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, या उसकी रिडक्शन इन रैंक कर दी जाएगी, या उसके इसके अलावा भी कई सज़ाएं जो उसको क्या की जा सकती हैं, उसको दी जा सकती हैं। आज हमने ये पढ़ा कि अगर कोई बंदा हम पे झूठी FIR का इंदराज करवा दे तो हमारे पास कौन कौन सी लीगल रेमडीज़ होती हैं। तो पुलिस ऑफिशल्स का या पुलिस का चलान जमा कराने से पहले, यानी कि पुलिस का अदालत में चलान जमा कराने से पहले हाई कोर्ट की सूरत में क्वेश्चनिंग ऑफ FIR हम की रिट फाइल करते हैं। दूसरा, अगर चलान जमा हो जाए उसके बाद हम मजिस्ट्रेट साहब के 249 एप्लीकेशन देते हैं, सेशन जज साहब के पास 265K की एप्लीकेशन देते हैं और दोबारा हाई कोर्ट के पास आने के लिए 561A की रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। अब या पुलिस रूल 1934 के तहत इखराज रिपोर्ट की सूरत में हमारे पास क्या होती है, एक रेमेडी मौजूद होती है। होप आज का चैप्टर काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नए कानूनी पहलू के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।